प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो पहले समझिए, मेरे पास प्लस Q1 चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है उसके प्लस Q2, दोनों चार्जेस मान लो r डिस्टेंस पर है। अब हमने ये पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो मैं अगर फर्स्ट चार्जेस पर बात करूं इस Q1 वाले पर, तो Q2 वाला फोर्स इस डायरेक्शन में इसमें लगाएगा क्या, F12 रिपल्शन, इधर धक्का लगा रहा है। धक्के से याद रखो, आप Q1 पर बैठ के देखो कि हमें दूसरा किधर धक्का लगा सकता है, तो इधर लगा सकता है, तो F12। फिर Q2 पर बैठ कर देखो कि भाई ये इस पर किधर फोर्स लगा सकता है, तो ये इधर इसको धक्का लगा सकता है, तो F21। तो यहाँ क्या हो गया, फोर्स फर्स्ट, देखो फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, F12 क्या हो गया, फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, F21 सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो ये वाली बात होगी। अगर मैं यहाँ पर दोनों चार्जेस नेगेटिव ले लूँ, Q1 Q2 दोनों को नेगेटिव ले लूँ, तो मेरे पास ये फोर्स लगेगा F12, ये फोर्स लगेगा F21। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव Q1 ले लूँ और दूसरा आपका नेगेटिव ले लूँ, तो भी फोर्स लगेगा, बट कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। F12 और F21 अट्रैक्शन की डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें यहाँ पर एक बात तो मालूम पड़ी कि जो फोर्स है या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन नेचर का लगता है। पर हम अगर इसको देखें ध्यान से, तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है, जैसा कि हमारे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में लगता था। क्या लगता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, याद करो, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यही था। एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन वाला। तो हमें एक चीज समझ आ रही है कि यहाँ जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, वो एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा। तो बच्चों चलो मान लूँ मैं एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है, तो एक विद्यार्थी ने ऐसा किया कि फोर्स इस प्रकार से लगा दिया कि भाई सर आपने बोला था एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा, तो ये भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, उसका कथन तो सत्य हुआ। पर क्या कूलम्ब्स लॉ में ये वाली बात है? तो कूलम्ब्स लॉ में ये बात तब सही होगी जब हम ये कहेंगे कि द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो कैसे, दोनों फोर्सेस को जो लाइन जोड़ रही है उसके अलोंग फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कौन सा होगा, आपका एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। और कैसे लगेगा ये फोर्स, कैसे लगेगा कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स, तो द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये फोर्स लगेगा। द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन नेचर का हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा कि भाई दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन, दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्शन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन नेचर का लगेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमें एक चीज समझ आ गई कि जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में लग रहा है, ठीक, और किधर लग रहा है, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर जो मुख्य बात है वो हमें ये बताती है कि जो फोर्स हैं, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of 2 point charges, is directly proportional to the product of magnitude of 2 point charges। अब पॉइंट चार्जेस वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, तो यहां बच्चों पॉइंट चार्ज का जो मीनिंग है, पॉइंट चार्ज का मीनिंग जो है वो ये है कि जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होगी, जैसे कि माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इस प्रकार के चार्जेस इसमें आएंगे। ठीक, तो क्या हो गया भैया लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, देयर मैग्नीट्यूड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप ये मान के चलोगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, निश्चित तौर पर कम होगा, चार्जेस का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए। 3 चीजें हैं यहाँ पर कि जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। ठीक, अब इन बोथ को मैं क्या कर लेता हूं, कंबाइन, बोथ कंबाइनिंग, दोनों को हमने मिला लिया। तो मिलाने पर जो हमें मिला वो मिला F proportional Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल के साइन को अगर आप रिमूव कर दें यहाँ पर,
तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा कि ए कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए ले रहा हूँ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बच्चों ये जो ए हैं, ये जो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा सिस्टम पर, ठीक है। यानी कि अगर मैं CGS सिस्टम की अगर बात करूं तो CGS सिस्टम में इस a की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डायल। अगर मैं इसे SI सिस्टम में सॉल्व करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी वैल्यू होगी, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन। बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। बच्चों यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट आया ये क्या है, परमिटिविटी। ये होती है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन नॉट है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻²। अब इसके पीछे यूनिट क्या लगाएं तो ये भी अपन यहाँ पर फाइंड आउट करके देख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, इसके पीछे यूनिट चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट है, इसे ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा ये Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। तो ये जो हो रही है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻²। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। अब कूलम्ब्स लॉ अभी फिनिश नहीं कर रहे हैं अपन, अभी तो बहुत सारा है। इसकी हेल्प से अपन एक यूनिट चार्ज की डेफिनेशन पर अपन चर्चा करते हैं। मान लो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो दोनों चार्जेस हमने ले लिए 1 कूलम के और सेम पॉजिटिव नेचर के ले लिए, और दोनों चार्जेस को जो 1 कूलम के हैं इनको हमने 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू अगर रखें तो F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 आपका 1, Q2 1, आर स्क्वायर आपका 1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, ये जो फोर्स है रिपल्सिव नेचर का होगा क्योंकि मैंने इन दोनों को सेम नेचर का लिया है, दोनों ही पॉजिटिव लिए हैं। तो यूनिट चार्ज इज SI। देखो इज दैट चार्ज विच इज when the placed in vacuum at a distance of 1 meter from at equal and similar distance charge would repel it with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर 1 कूलम के चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें तो वो एक दूसरे को कितना 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपल करेंगे। ये कहानी अपने दिमाग में अपने को रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब डाइइलेक्ट्रिक, देखो हमने पास अभी मैंने कुछ चर्चा करी आपके सामने और उसमें मैंने आपको बताया एप्सिलॉन। इसको मैंने क्या कहा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई। अगर मैं किसी मीडियम में इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ओनली एप्सिलॉन लिखूंगा। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड अ रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। K इज इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो K एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, और जो K है वो आपका होता है बच्चों डायमेंशनल लेस। इसकी कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होती है, और इस K की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती हैं। जैसे कि वाटर के लिए अगर इसकी वैल्यू की बात करूं मैं तो 80.4 होती है बच्चों। एयर में इसकी वैल्यू तकरीबन 1 होती है। ठीक है, मैं आसपास बोल रहा हूँ 1 के आसपास, 1 से ज़्यादा ही होती है, 1.000
कुछ 534 ऐसी कुछ होती हैं, पर ऑलमोस्ट 1 होती है। अगर मैं मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं तो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये कुछ के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है। डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब कुछ लिमिटेशंस पर भी चर्चा करें तो जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा अभी, ये वैलिड है ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए, ये वैलिड है ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए। अब पॉइंट चार्जेस के क्यों भाई, यहाँ जो चार्जेस हैं वो डिस्टेंस के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटे हैं, तो हम किसके लिए ले रहे हैं भाई, पॉइंट चार्जेस के लिए ले रहे हैं, और रेस्ट चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरी एक बात और इसमें है कि इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻+15 मीटर ऑर्डर तक के लिए ही ये सत्य है। इट इज ट्रू ओनली फॉर 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻+15 मीटर। इस रेंज के लिए ही ये वैलिड होता है, इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बातें और, अगर ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है इसकी, और अगर जैसे कि हम ये देखें सामान्यतः कि मान लो दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इस पर इसके कारण फोर्स लगा तो क्या आया F12, इस पर फोर्स लगा तो क्या आया F21, दोनों ही रिपल्सिव नेचर के हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहाँ एक चार्ज और आ गया हमारे पास Q3, और अगर ये एक चार्ज Q3 आ गया तो इसके कारण भी इस पर यहाँ एक फोर्स लगा होगा जिसको मान लो अपन बोले F13। तो ये तो दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। इस चार्ज का रिजल्टेंट जरूर बदल जाएगा, पर इस चार्ज के कारण, इन दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहे हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर जो है चार्जेस इन देयर विसिनिटी। ये अदर चार्जेस अपन यहाँ लिखेंगे, ये अनअफेक्टेड मिसप्रिंट है, ठीक, अदर चार्जेस इन देयर विसिनिटी। बच्चों यहाँ पर अपन ने एक हमें दिमाग में रखना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अगर किसी पॉइंट पर मैनी चार्जेस आ रहे हो, बहुत सारे चार्जेस आ रहे हो, तो उन अलग अलग चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। मान लो ये आपके पास एक चार्ज Q1 है, और इस चार्ज पर मान लो यहाँ पर कोई Q2 चार्ज था, और उस चार्ज ने फोर्स लगाया रिपल्शन और इधर की तरफ लगा, जिसे अपन F12 बोलते। एक अदर चार्ज मैं यहाँ ले लूँ और इस चार्ज Q3 दे देता हूँ, और इसने भी इस Q1 पर फोर्स लगाया, वो हो गया हमारा F13। तो बच्चों अब क्या कर सकते हैं, सुपरपोजिशन का मतलब इन दोनों का जो नेट है, रिजल्टेंट है, यहाँ मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास आया F1, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के जो अलग अलग इंडिविजुअल चार्जेस है, जैसे F12 और F21, तो इन दोनों चार्जेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। जो रिजल्टेंट है उसके इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों चार्जेस का वेक्टर सम होगा, ठीक। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जो हमारे काम आएगा। अब इस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, जैसे कि देखो ये ज़्यादातर मैंने एनसीईआरटी के ही लिए हैं ताकि वो भी आपके क्लियर हो जाए। जैसे ये एक्सरसाइज का 1.1 वाला क्वेश्चन है कि द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस पेयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप, मेरे पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 2 × 10⁻⁷ कूलम है, दूसरा चार्ज मेरे पास है Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम, और दोनों के बीच का सेपरेशन मुझे दिया 30 सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सारे यूनिट्स का में होनी चाहिए एसआई सिस्टम में। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो एक बात और गांठ बांध लेना, सारी जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, बस इस चीज़ को, सिद्धांत को लेके चलो। हमने जो पढ़ा फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, F = SI सिस्टम में 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ये पढ़ा। अब तो 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों 3 × 10⁻⁷, और R की वैल्यू हमारे पास है 30 × 10⁻²।
इसका विद्यार्थियों स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको सामान्य से कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो सिंपल ही है इसका, तो ये हो जाएगा 9 इंटू और 2 का इंटू 3 में तो 6 और 10 की पावर हो जाएगा 9 माइनस इसको 14 और इनका स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁴। 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 100 यानी 10⁻⁻2 और इसको भी ऊपर ले लो तो 6 इंटू इसमें से माइनस कर रहे हैं, हमारे पास -5 आ रहा है, ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका भैया -2 ऊपर आएगा यहाँ से तो ये -3 न्यूटन। ये सिंपल है। मैथमेटिक्स मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस हमारे पास हो तो सिंपल, ये तो बच्चों जैसा सवाल था, छोटे छोटे बच्चों जैसा। एक और सवाल लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो अब ये बोल रहा है कि दो स्मॉलेस्ट फोर्स हैं, चार्ज है सॉरी, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस। तो स्मॉलेस्ट निकालना है, तो जो चार्ज है मान लो ये दो चार्ज है हमारे पास और 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा, क्योंकि स्मॉलेस्ट फोर्स निकालने की बोल रहा है इसीलिए दिमाग में ये चीज क्लिक हो गई कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना था 1.6 10⁻⁹ कूलम, तो वो याद आ गया हमें 1.6 10⁻⁹ कूलम। Q2 हमारा 1.6 10⁻⁹ कूलम और R हमारे पास 1 मीटर। कुछ भी नहीं करना है, आप तो कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर निकल आएगा, बहुत इजी है। तो फॉर्मूला वापस से क्या है, F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/R²। यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ही लेते हैं, बाकी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁹। प्यारे विद्यार्थियों Q1 की वैल्यू 1.6 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ बाय R यानी कि 1 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करना है तो 9 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये 2.56 इंटू 10 की पावर हो जाएगा भैया 38 प्लस 9 कर दीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा ये 23.04 इंटू 10⁻⁻, ये हो रहा है आपका 20, यहाँ से 8 माइनस करेंगे 29 और इसको लिख लें अपन तो 2.304 10⁻28 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी हमने एनसीईआरटी का लिया है बच्चों 1.2 वाला। तो ये फोर्स है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्मॉल स्फीयर, चार्ज है इसके पास 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, उस पर चार्ज है -0.8 माइक्रो कूलम और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पर दो चार्ज है। पहला चार्ज हमारे पास है 0.4 माइक्रो कूलम का है और दूसरा चार्ज हमारे पास है -0.8 माइक्रो कूलम का। हालांकि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस r अपने को फाइंड आउट करना है और जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो क्या गिवन हो गया भैया हमारे पास, हमें Q1 गिवन है जो है 0.4 10⁻² हो जाएगा भैया -6, फिर Q2 ये हो जाएगा 0.8 10⁻⁻6 है। R हमें फाइंड आउट करना है, F हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन। फॉर्मूला क्या था भैया फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला था 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/R²। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0.2 और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 0.4 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 0.8 10⁻⁻6 अपॉन R²। R² चाहिए हमको तो हमने लिया 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा बच्चों 9 - 12 बाय 0.2 उधर से आगे डिवाइड में, इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2। तो 9 इंटू
टू इंटू, एक काम करें, अब ये देखो ये -1 इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ओनली 8 और ये हो गया 10 की पावर -4। अब आप क्या करो, स्क्वायर रिमूव कर दो तो √9 माइनस ये हो रहा बच्चों 16, 10 की पावर -4। ठीक, अब आप इसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 10⁻², तो ये हो गया 6 इंटू 3 इंटू 4 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻², यानी कि 0.12 मीटर। बच्चों इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, हमें ये कहा, पहला तो हो गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्वायर, फिर सेकंड वाला में बोला कि भैया व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू द फर्स्ट, तो सेकेंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पर कितना फोर्स हमारे पास लगा, तो ये हमको बताना है। तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि जो कि आपका यहाँ जो फोर्स लगा वो तो 0.2 ही रहेगा, चाहे ये फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड लगे, देखिए ये ऐसे लगे F12 या F21 लगे, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल क्या चेंज होगी, डायरेक्शन। तो कितना लगेगा भैया कि द फोर्स ऑन द सेकेंड स्क्वायर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन, उतना ही लगेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 4 पॉइंट चार्जेस QA है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, QB है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD साइड 10 सेंटीमीटर। ये भी हमने NCERT से लिया है। क्या कहाँ निकालना है फोर्स, तो चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम द स्क्वायर। तो देखो बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो है आपका 2 माइक्रोकूलम, बी पॉइंट पर जो चार्ज है वो है आपका -5 माइक्रोकूलम, सी पॉइंट पर जो चार्ज है आपका 2 माइक्रोकूलम और डी पॉइंट पर जो चार्ज है आपका -5 माइक्रोकूलम। ये 4 चार्जेस हैं और इसके सेंटर पर अपने को फोर्स फाइंड आउट करना है। चलो एक कहानी तो ये हो गई, हमारे समझ आ गई कि जो अपने को गिवन है वो अपन ने डायग्राम से समझ लिया। सबसे पहले तो ये जो इसके डायगोनल हैं, डायगोनल का फार्मूला, और जो साइड दे रखी है आपको बच्चों 10 सेंटीमीटर दे रखी है। डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो होता है, स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला a√2 होता है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास जो AC वाली और जो BD वाली साइड है वो होगी आपकी a√2 यानी कि 10√2, और अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, यानी कि इसको मैं अगर O दे दूं तो AO, OB, OC और OD, ये होगी हमारी 10√2/2, ये हो जाएगा आपका 5√2। अब बात करो बच्चों कि अगर इस 1 माइक्रोकूलम पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो अब हमारे पास जो दोनों पर चार्ज हैं वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस Q चार्ज जो है, ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल करेंगे, यानी इसके लिए जो फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में लगेगा, QC और OB। अब हमारे पास ये हो गया। अब इधर अट्रैक्शन फोर्स, तो ये 1 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, और -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से लगेगा। ठीक, अब हमें ये पता है कि हमारे पास डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है हमारे पास, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हमारे पास सेम है, और चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है। देखो इस वाले 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, ये वाली डिस्टेंस भी सेम और चार्ज भी सेम, ये वाली डिस्टेंस भी सेम और चार्ज भी सेम, ये वाली डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो ये सारे इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि F पर जो फोर्स लग रहा है
एफ ए पे जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स एफ सी पे लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एफ बी पर जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स एफ डी पर लगेगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बच्चों जो नेट फोर्स होगा हमारे पास इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से जो इनके बीच में लगने वाला नेट फोर्स आपके पास जो आएगा वो नेट फोर्स हमारे पास आएगा 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास चार्जेस दे रखे हैं। कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। अलग अलग चार्जेस, सभी चार्जेस पर अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो आपको यहाँ दे रखा है ये चार्ज Q1 ए पर बात करें अपन, तो जो Q2 चार्ज है इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, ठीक, और Q3 चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर। तो हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं कौन से, F13 और F12, ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट हम इनके बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं F, और ये जो फोर्स लगा है F12 और एक फोर्स लगा है आपका F13, तो पहले अपन इन फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट हमारे पास F1 है, तो आप पहले में कोई भी एक फोर्स, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस सेम है सब जगह पर, तो फोर्स अगर आप निकालते हैं तो फोर्स तो सामान्यतः सभी का एक जैसा आना है। 9 × 10⁹ फॉर्मूला Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हुए ऐसा लिखना चाहें कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई सा भी ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों पहले मैं निकालता हूँ इनमें कोई सा भी, मान लो मैंने F12 निकाला या F13, मैग्नीट्यूड में तो ये सेम ही होंगे क्योंकि इसकी इधर से भी लेंथ L है, इधर से भी लेंथ L है। तो 1/4πε0, Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, क्योंकि यहाँ अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं तो Q × Q बाय L स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ये फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे समझ आ रही है, ये देखो यहाँ पर Q1 है प्लस का और यहाँ माइनस Q का है, तो इसका फोर्स उधर लगेगा। ये दोनों प्लस के हैं तो उधर से इस पर जो सेकेंड वाला फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, रिपल्सिव नेचर का लगाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जब आप इसमें नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं तो नेट फोर्स मान लो इसको F1 दिया अपन ने, तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा F12 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 F21 कोस थीटा। थीटा ये दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये 120 होना ही है, तो ये एंगल हो गया बच्चों आपका 120। और यहाँ पर जो F12 और F13 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो इक्वल होने की वजह से इन सब की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, F12 पुट कर सकता हूँ। तो F12 लिख दिया माइनस 1/2 F12 इंटू F12 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसल। अब हमारे पास ये हो जाएगा 2F12 का स्क्वायर माइनस F12 का स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो ये आएगा F12 ही आएगा। यानी कि जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये हमारे पास F1 आया। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, B वाले चार्ज पर फोर्स, क्योंकि एक चार्ज पर निकालना है, तो जब मैं B वाले की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों ही सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर भी यही आएगा, इसका आंसर भी यही आना है। हाँ, चेंज किसका होगा, ये C वाले, क्योंकि C वाले में यहाँ एंगल बदल जाएगा रिजल्टेंट का 60 डिग्री। तो जो F2 वाला फोर्स है उसका तो मैग्नीट्यूड सेम आना है 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। ठीक, अगर मैं बात करूं पहले वाले फोर्स की तो उनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो आता है हमारे पास 60 डिग्री। इसमें देखते हैं कि तो QC पर देखो आप
F32 और F31 अगर दोनों की बात कर रहे हैं, देखो तीसरे वाले यानी C पर, कॉर्नर C पर निकालें अगर, तो हम बात कर रहे हैं F32 और F31 की। तो दोनों के बीच में क्या बदलेगा, एंगल बदलेगा। यहाँ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बाकी तो मैग्नीट्यूड में तो 31 और 32 दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ मैं वही करूँगा। फिर प्लस 2 F1 F2 यानी F31 का स्क्वायर, F यहाँ पर वापस से 31 का स्क्वायर और cos 60। तो cos 60 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 F31 का स्क्वायर और वहाँ 2 से 2 आपका ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फिर F31 का स्क्वायर, ये यहाँ स्क्वायर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √3 F31 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं अपन F31 √3, और F31 तो वही आएगा जो मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम आएगा तीनों ही कॉर्नर पर, क्योंकि चार्ज सभी जगह पर सेम है। तो Q²/L² √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 इच इक्वल टू Q। सभी चार्जेस Q हैं, मतलब सेम नेचर के चार्जेस हमने यहाँ लिए। फिर हमें बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी की साइड L है। फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर इनको पुट किया है, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कुछ डिस्टेंसेस की यहाँ जरूरत है, वो है हमारे पास OB, OC और OA। अगर ये डिस्टेंस हम निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसे निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो L साइड है इसके 2 भाग कर दिए, यहाँ कर दिया मैंने L/2 और यहाँ भी कर दिया L/2। और अब ये वाली साइड अगर AD वाली अगर मैं निकाल लेता हूँ, तो AD वाली निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, ये आप देखो ABD जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर L² माइनस L²/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3L²/4। AD निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों L√3/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पता लगाना है AO, OB और OC, ये डिस्टेंसेस हमें चाहिए, यानी कुल मिला के OA, OB और OC हमें चाहिए। तो AD का जो सेंट्रोइड होता है बच्चों, वो उनकी जो साइड्स होती है उनका क्या होता है, साइड्स का मतलब ये जो डायगोनल्स हैं इसका क्या होता है, 2:3 होता है। तो 2/3 इसके प्लेस पर मैंने AD रख दिया L/2 √3, 2 से 2 कैंसिल और √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा L/√3, यानी हमारे पास जो ये वाली साइडें आई हैं ये आ गई हैं L/√3 सारी। अब सभी के मैग्नीट्यूड सेम हैं, चार्जेस के डिस्टेंस सेम हैं, तो इसका मतलब जो आप इसमें फोर्स निकालोगे, चाहे आप F1 निकालो, चाहे आप F2 निकालो या चाहे F3 निकालो, सभी सेम आएंगे। तो वो सेम फोर्सेस क्या हो गए, तो फॉर्मूला था 9 × 10⁹, Q1 Q2 दोनों ही Q है तो Q² हो जाएगा बाय R², R यानी जो डिस्टेंस है, तो L/√3 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अपन लिखें इसको कि 3 × 9 × 10⁹ Q²/L²। ठीक, ये तीनों ही फोर्स आ गए। इसको कैलकुलेट करके भी अगर मैं लिखूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो 27 × 10⁹ Q²/L²। ठीक है, ये आ गया F1, F2, F3 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ डायरेक्शंस देखो बच्चों इनकी, तो ये Q2 का जो डायरेक्शन है दोनों में रिपल्सिव नेचर, तो ये इधर जा रही है F2। C वाले पर देखें Q3 वालों की, तो F3 की डायरेक्शन इधर जा रही है, और A वाले पर देखें तो Q1 की डायरेक्शन हमारी इधर आ रही है। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल निकल आए, ठीक है, तो देखो
ये होता है हमारा 60 का एंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये वाला आधा आधा हो गया तो ये भी 30 का है और ये भी 30 का, ये छोटा वाला। ठीक, अब ये 30 और 30 60, तो ये टोटल कितना हुआ होगा 120, और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये भी आपका 120 हुआ होगा। तो F3 और F2 के बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है हमारे पास, F2 और F3 के बीच का एंगल हमारे पास 120 है, और तीनों ही सेम है तो मैं F2 को ही सोल्व कर रहा हूँ। F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी 2F स्क्वायर कोस 120, कोस 120 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2, तो ये हो गया हमारे पास 2F2 स्क्वायर माइनस 2 × 1/2 F स्क्वायर। यहाँ से F2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ओनली क्या बचेगा F2। तो हमारे पास वापस से जो वैल्यू आ गई वो आ गई 27 × 10⁹ Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। क्योंकि F1 की भी यही वैल्यू है पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, F1 की भी वैल्यू यही है और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, क्योंकि F1 की डायरेक्शन आपकी ऐसे है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, तो दोनों इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर नेट फोर्स बच्चों आपका 0 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब